बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। मेहनत करने वाले किसान, कोई रोक नहीं सकती आपकी पहचान। पूरे देशवासियों तक अन्न आप पहुंचाते हैं, सफलता के मार्ग में लगातार बढ़ते जाते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी मेहनती किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आइए आज हम जानेंगे पौधशाला तकनीक के बारे में और स्थल की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में। साथ ही साथ जानेंगे मटर चना की उन्नत खेती व प्रभेद के बारे में। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के गौपालक मिनी डेयरी की स्थापना के लिए ले सकते हैं कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना से लाभ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए की गई रबी फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य में बढ़ोतरी। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। रांची जिला में डेयरी व्यवसाय के उत्थान के लिए कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रांची जिला के पशुपालक पशुशाला सहित 5 गाय या 10 गायों की मिनी डेयरी स्थापित कर सकते हैं। इसमें SC/ST लाभुकों को कुल योजना लागत का 33.33% और सामान्य श्रेणी के लाभुकों को 25% अनुदान देने का प्रावधान है। रांची जिला के दूध उत्पादक इस योजना से लाभ लेने के लिए 11 अक्टूबर तक जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रबी फसलों की खरीदारी के लिए बुआई से पहले ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसमें गेहूं के 1975 रुपए को बढ़ाकर 2015 रुपए, जौ की कीमत 1600 रुपए से बढ़ाकर 1635 रुपए, चना 5100 रुपए से बढ़ाकर 5230 रुपए, मसूर दाल की कीमत 5100 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए, सरसों 4650 रुपए से बढ़ाकर 5050 रुपए और कुसुम फूल की कीमत 5327 से बढ़ाकर 5441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। मुर्गी पालक भाइयों, इस मौसम में बारिश और धूप की वजह से पोल्ट्री फार्म में नमी और गर्मी बढ़ जाती है। इससे मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी होती है। इस समस्या से बचने के लिए पोल्ट्री फार्म में पंखे की व्यवस्था करें या खिड़कियों को खोलकर हवा का आवागमन बनाए रखें। बरसात के समय में तापमान और दोनों का व्यवस्था आपको अपने फार्म में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हो ज़्यादा बरसात वाले है अगर, तो उसमें क्या होता है कि आपके फार्म के अंदर नमी भी बढ़ जाता है और साथ में उमस होने की वजह से आपके अंदर में तापमान भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन बहुत ही खतरनाक होता है मुर्गियों के लिए। तो अगर आप पंखे की व्यवस्था कर सकें ताकि उनको हवा से वहाँ पर के टेम्परेचर को और नमी को कम किया जा सके, और खिड़कियाँ जितनी भी है तो उनको आप उस पर अगर आपने किसी तरह का पर्दा लगा रखा है तो उन पर्दों को आप उठा दें ताकि ये हवा आपका क्रॉस वेंटिलेशन आपके फार्म में रहे। ये दोनों ही चीज़ में काम करेगा। एक तो मुर्गियों को आपको सांस लेने में दिक्कत कम होगी और साथ में जो अमोनिया गैस बनता है वो अमोनिया गैस का बनना कम होगा। किसान भाइयों, पालक साग की खेती के लिए अभी से लेकर फरवरी तक बुआई कर सकते हैं। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रेन लगाएं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंडनट डिकोटिनेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे विभिन्न फसलों में लगने वाली लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी फसल में लगता है उस फसल के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफाल या इथियान या ओमाइट दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज हम जानेंगे पौधशाला तकनीक और स्थल तैयार करने के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पौधशाला क्या है। पौधशाला एक सुरक्षित स्थान है जहां नवजात पौधों को विकसित किया जाता है और इन पौधों को रोपाई में ले जाने के पूर्व इनकी सारी देखभाल यहीं पे की जाती है। तो आइए आपको भी बताते हैं पौधशाला तकनीक के बारे में, जिसका लाभ आप कैसे उठाएंगे। आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे पौधशाला और उसके लिए जो स्थल का चुनाव हो सकता है वो हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी। जैसा कि हमारा अभी का जो विषय है वो है कि पौधशाला हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उसके लिए जो स्थल का चयन है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान दें, इस पर जानकारी दें। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड की और जो जलवायु और मिट्टी है वो सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त पाई गई है। जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं उनमें उगाने की तकनीक जो होती है, सामान्यतः उनमें पहले हम बीज बोकर क्यारियों में उसमें पहले पौध तैयार करते हैं, फिर उनका एक निश्चित समय के बाद हम उसका प्रतिरोपण मुख्य खेत में करते हैं। तो जब बात आती है अच्छी फसल की, अच्छी उपज की, तो उसमें पौधशाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो उसमें पौधे हम तैयार करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है भूमि का चुनाव। अभी जो वर्तमान में तकनीक है उसमें 2 तकनीक से हम पौधशाला की तैयारी कर सकते हैं। उसमें एक होती है सीधे क्यारी बनाकर भूमि में, उसमें हम पौधे बीजों की बुआई करते हैं और पौध तैयार करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख विधि होती है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लाभदायक भी है वो है प्रो ट्रे विधि। तो जो हम पहले बात करते हैं क्यारी विधि की, उसमें हम जो पहले भूमि के चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले तो जो सबसे उर्वर भूमि है, किसान के पास जो सबसे उर्वर भूमि उपलब्ध भूमि है उसका चयन करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसकी थोड़ी सी ऊंचाई पे हो जिससे पानी का जमाव वहाँ किसी भी हालत में ना होने पाए, और उस पर उसके आसपास पानी की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए जिससे सिंचाई उसकी ससमय हो सके। इसके अलावा जो भूमि चुनी गई है उसके आसपास कोई ऐसा बड़ा पौधा या कोई इमारत नहीं होनी चाहिए जिसकी छाया उस पर पड़े, यानी पूरी तरह से उस पर पूरे दिन अच्छी प्रकार से धूप लगती रहनी चाहिए। इन बातों का ध्यान किसान भाई रखते हैं तो उसमें जो पौधे होते हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी वृद्धि और विकास दोनों ही अच्छा होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब हम क्यारी विधि में जाते हैं तो इसके लिए हमें जो भूमि है उसकी अच्छी प्रकार से जुताई करके और अच्छे से उसको भुरभुरी बना लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों उसमें हमें कुछ मात्रा गोबर की खाद की मिलानी होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहता है कि गोबर की खाद को हम उपचारित कर लें, क्योंकि जब भी जो नर्सरी की अवस्था होती है उसमें पौधों में जो मृदा जनित फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं उसमें लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा जो कि एक जैविक मित्र फफूंद है, ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम गोबर की खाद की बात करते हैं तो उसके लिए हमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर की खाद में उसको मिला के उसको उपचारित करते हैं। इसके लिए किसान भाइयों कोई छायादार स्थान पे अच्छे से ट्राइकोडर्मा को पूरी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के उसको
थोड़ा उसमें नमी होनी चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करें। और बीच बीच में 3 से 4 दिन के अंतराल पे उसमें अगर नमी कमी है तो पानी का छिड़काव करते रहें। और इस तरह से ढेर बना के उसके बाद उसे जूट के बोरे से ढक देते हैं। किसान भाइयों, स्थान जो है वो छायादार होना चाहिए और लगभग एक सप्ताह से लेकर 10 दिन बाद जब हम देखते हैं तो वो फफूंद पूरी तरह से जो हमारी खाद है उसमें फैल चुका होता है और फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। अगर हम क्यारी का जो साइज़ है, यानी क्यारी का जो आकार है वो 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है बाद की किसी भी क्रियाओं के लिए, कर्षण क्रियाओं के लिए और जो खरपतवार जो होते हैं उसकी निराई गुड़ाई के लिए। तो इसमें हमें कम से कम 10 से 12 किलोग्राम सड़ी हुई गोबरी खाद, जो उपचारित खाद है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसे करने के बाद उसको क्यारी को हम समतल कर लेते हैं और उसमें फिर जो बीजों की बुआई है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कतारों में करते हैं। और इसके बाद हल्की भुरभुरी जो सड़ी हुई खाद होती है उसको ऊपर से डाल देते हैं और उसको पुआल से ढक देते हैं। किसान भाइयों, पुआल से ढकना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बीज अपनी जगह से ना हटें जब हम उसमें हजारे से सिंचाई करते हैं तो। और दूसरी चीज़, वो जो बीजों के अंकुरण के लिए जो थोड़ी गर्मी आवश्यक होती है वो भी प्रदान करता है। लेकिन 2 से 3 दिन बाद जब अंकुरण हो जाता है तो उसे हटा देते हैं और समय समय पे हम उसमें ये हजारे से सिंचाई करते रहते हैं। इसमें किसान भाइयों एक बात ज़रूर ध्यान दें कि बीजोपचार अवश्य करें और बीजोपचार के समय में आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के लिए आवश्यक होता है। इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होता है, चूँकि पूरी तरह से जो उसमें माध्यम होता है वो भुरभुरा होता है, उसमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पौधे को मिलते हैं, तो इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या होती है प्रचलित विधि में, वो होती है कि जब हम क्यारी विधि से पौधों को निकाल के उसके बाद उनकी रोपाई करते हैं तो जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनको स्थापित होने में मुख्य खेत में थोड़ा समय लगता है। जबकि जो प्रो ट्रे विधि होती है, इस तकनीक में ये समस्या नहीं आती है और पौधे शीघ्र स्थापित हो जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी फसल होती है वो भी कुछ दिन पहले प्रचलित विधि की तुलना में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसमें जो प्रो ट्रे विधि है इसको हम संरक्षित संरचना के अंतर्गत भी, जैसे कीटरोधी जाली घर है उसके अंतर्गत भी अगर हम इसका प्रो ट्रे विधि का इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ जो विषाणु रोग हैं उनका हम अच्छी प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, बल्कि अन्य जो बीमारियां हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बाहरी वातावरण में बहुत ज़्यादा दिक्कत जिनका सामना करना पड़ता है, उससे भी हमारी पौध को हम बचा सकते हैं और एक अच्छी पौध हम तैयार कर सकते हैं, जिससे अगर हम उनकी रोपाई करते हैं तो हमें अच्छी उपज और गुणवत्ता युक्त उपज हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने आपको काफ़ी अच्छे से बताया कि कैसे आप पौधशाला तैयार करें और स्थल का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार। हम बातें करने जा रहे हैं मटर चना की उन्नत खेती और उसके प्रभेद के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रभेद का चुनाव हम कैसे करें, कौन कौन सी बातों का रखना है खास ध्यान। तो बिना देर के आइए देखते हैं। आज हम जानेंगे कि चना और मटर की खेती कैसे करें और उनके उत्तम प्रभेद क्या हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के तौर पे मनोज कुमार सिंह जी। जो किसान भाई चना और मटर की खेती झारखंड में अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए अगर खेत की तैयारी की बात करें तो वो कौन सा समय होगा? देखिए, झारखंड में जो हम चने की खेती करते हैं तो यहाँ पे दलहन में रबी सीजन में इसको बहुत बढ़िया ढंग से लगाया जाता है। और हमारे झारखंड में लगभग आपका ये 8,332 हेक्टेयर में रांची में हमारा खेती किया जाता है, और जिसमें झारखंड में 2,76,324 जो है हेक्टेयर ज़मीन में किया जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में देखें तो 8.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है, जो कि हमारे पूरे संसार में हम 65% एरिया में जो है जो चना है केवल हमारा हिंदुस्तान करता है। और खपत जो है लगभग 68% जो प्रोडक्शन है ये पूरे हिंदुस्तानी खपत कर लेता है। तो हमारा झारखंड जो है चने के माने में बहुत अच्छा है रबी के सीज़न में लगाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जो खेत की तैयारी करते हैं तो यह जो है आपका जैसे ही खरीफ सीज़न ख़त्म होता है तो रबी सीज़न में आपका ये फसल कट जाता है, टाँड़ ज़मीन जो है, तो उसमें अच्छी तरह से जुताई करते हैं मिट्टी पलट हल से, और साथ में जो है उसको 2 बार देसी हल से जुताई करके पाटा लगाते हैं। उसी समय गोबर की सड़ी हुई खाद अगर 50 कुंतल है तो हम मिला देते हैं, तो जिससे हमारी ज़मीन में थोड़ा उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। प्रभेदों की बात करें तो झारखंड में कौन से प्रभेद हैं जो आगात में चने लगाए जाएँ और पिछात चने लगाए? देखिए, चना जो है 2 कैटेगरी माना जाता है। एक जो है देसी और दूसरा होता है काबुली चना। जो देसी चना है उसका दाना छोटा होता है, काबुली का थोड़ा बड़ा होता है। देसी हमें
उसको खाने के लिए भी उपयोग करते हैं, तो और दूसरा जो छोले के रूप में बड़े वाले दाने का उपयोग करते हैं। तो देसी जो है उसको बोलते हैं चिकपी। चिक मतलब मुर्गी, उसका मुंह जो है जो साइज होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं चिकपी, ठीक है ना। तो और जो है काबुली चना जो है थोड़ा बड़ा साइज होता है। जो देसी चना है उसमें लगभग जो वेराइटियाँ हैं KGP 59, KWR 108 और CGP 105 और DCP -92-3, JG 14 और PG 186, पूसा 372, पूसा 352 और GNG 1581, 1558 या पूसा 50-053, ये सब जो वेराइटियाँ हैं। और ये साखी 92-16, 92-18, काक 4, ये सब जो है देसी प्रभेद है, जिसका दाना छोटा होता है। लगभग इसका दाने के साइज़ जो है 20 ग्राम से लेकर ये 20 ग्राम के आसपास साइज उसका बनता है। तो ये जो छोटे दाने हैं तो इसका बीज की मात्रा ज़्यादा लगता है, जो दाने मध्यम या बड़े हैं उसका बीज ज़्यादा लगता है। अगर काबुली चने की बात करें तो वो उसके कौन से प्रभेद होंगे और झारखंड के प्रदेश में कौन से उपयुक्त होंगे? झारखंड में काबुली चना जो है आप जो है बिरसा चना 3, काग 2, काग 3, HK 94-134, BG 10-53, शुभ्रा HK 5-169 और पूसा 10-53, पूसा 10-03, ये प्रभेद है जो बड़े दाने की हैं। और इसका जो साइज होता है आपका लगभग 20 से लेकर के 30 ग्राम तक भी होता है। तो इसका बीज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर मटर की प्रभेद की बात करें तो वो आगात में हमारे किसान भाई अगर लगाना चाहें तो कौन से लगाएंगे और पिछात कौन होगी और कौन से मटर होते हैं? और दूसरी बात है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सा मटर उपयुक्त होगा? देखिए, मटर दो तरह के हैं, एक तो दाल वाली मटर और एक सब्जी वाली मटर। तो हमारे झारखंड में लगभग 50,484 हेक्टेयर ज़मीन पर हम मटर की खेती करते हैं, जबकि रांची में हम जो है 8,463 हेक्टेयर ज़मीन पर हम इसकी खेती करते हैं जो है। तो हमारा मटर में जो है एक दाल वाली है, एक सब्जी वाली। तो दाल वाली के बारे में हम पहले समझेंगे कि जो मटर हम उसको दाल के रूप में या कहीं कहीं छोले के रूप में यूज करते हैं या कहीं कहीं बेसन के रूप में भी यूज कर लेते हैं। तो इसमें रचना है, अर्पणा है, मालवी 4 है, अब पूसा प्रभात है और VL 52, DDR 23, दांते वाला मटर 1, ये जो है आपकी दाल वाली मटर हो गई। तो इस मटर का दाना मध्यम और छोटा दाना रहता है। और सब्जी वाली मटर जो है, सब्जी वाली मटर का बीज का रंग जो है थोड़ा हरा रहता है, चिपटा हुआ रहता है। तो यह जो है 2-3 तरह का होता है, एक अर्ली, एक मीडियम, एक लेट। तो अर्ली जो होता है आगात, आर्कल, अर्ली जाइंट, अर्ली दिसंबर, ज्वार मटर 3, ज्वार मटर 4, ज्वार मटर 7, नरेंद्र सब्जी मटर 2, ये आपकी अर्ली मटर हो गया। तो जो किसान लोग जल्दी से लगा देते हैं, लगाने का टाइम आ गया है, लगा रहे हैं लोग। दूसरा मध्यम अवधि की, जिसको बोलते हैं आज़ाद मटर, VL 3, नरेंद्र मटर 4 और GS 10, जो आपको बाज़ार में मिलेगा GS 10, यह जो है लंबे फली का है, उसमें 10 से 11 दाने रहते हैं, एक समान एक साइज के रहते हैं, 65 दिन पर इसमें फूल आ जाता है। और तीसरा होता है पिछात, बॉर्नविले, पंत, उपहार, ज्वार मटर 1, ज्वार मटर 2, काशी शक्ति, ये जो है जो पिछात अवधि की है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की और या फिर उर्वरक की, तो दलहन में कौन कौन से उर्वरक कब कब दें, इसकी भी जानकारी। देखिए, दलहन में आपको सब्जी मटर, ये आपका मटर है दाल वाला, या जो है मटर जो है आपका ये चना है, इसको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर, तो इसका उपयोग हम करते हैं। ये जो है बुआई के समय ही हम इसको खेत में उपयोग कर लेते हैं। और जबकि सब्जी वाला मटर होता है तो वहाँ पर हम 80-60-40, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम ये फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देते हैं। और अगर आपका मटर या आप ये चना है, अगर आप दाना के लिए रख रहे हैं, बीज के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पर लास्ट में फ्लावरिंग के टाइम पे 2% आप जो है ये नाइट्रोजन के लिए यूरिया का छिड़काव आप करेंगे, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर पानी
सहने की क्षमता बढ़ जाती है और यील्ड में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी चने और मटर के बारे में कि कौन सा प्रभेद झारखंड के लिए उपयुक्त होगा और लगाने का समय, उसकी देखभाल के बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए, बरसात के समय में तापमान और दोनों का व्यवस्था आपको अपने फार्म में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हो ज़्यादा बरसात वाले है अगर, तो उसमें क्या होता है कि आपके फार्म के अंदर नमी भी बढ़ जाता है और साथ में उमस होने की वजह से आपके अंदर में तापमान भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन बहुत ही खतरनाक होता है मुर्गियों के लिए। तो अगर आप पंखे की व्यवस्था कर सकें ताकि उनको हवा से वहाँ पर के टेम्परेचर को और नमी को कम किया जा सके, और खिड़कियाँ जितनी भी है तो उनको आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ना किसान भाई बहनों, चना और मटर रबी मौसम में उपजाई जाने वाली फसल है, इसलिए इनका समय आ गया है। जो भी किसान भाई बहन चना और मटर की उन्नत खेती करना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये अंक था खास। आज के अंक में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से यूं ही आपसे बातें करते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।